चैप्टर 10 में हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में कुछ थोड़ी सी लाइंस जो हैं हो चुके डिस्कस करती हैं कार्बन को और कार्बन की प्रॉपर्टीज को। तो एक दो मरतबा पेपर्स में पूरे दी आई हैं। कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसकी जो दो फॉर्म्स हैं डायमंड और ग्रेफाइट को हमने पहले स्टडी की हुई है। एक थर्ड फॉर्म फ्लोरीन है, या हमने कार्बन नैनो ट्यूब्स कहते हैं। इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हुए हैं। हमारे पास ये अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, वर्सटिलिटी की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में यूज हो सकता है। दैट्स अबाउट इट। सिर्फ इतना याद कर लेना कि फ्लोरीन थर्ड फॉर्म है, या हम इन्हें नैनो ट्यूब्स में यूज करते हैं या नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करें। दैट्स इनफ फॉर दिस पेज। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस पेज से। इसमें सच कुछ है भी नहीं इससे ज्यादा। नेक्स्ट पर आते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कोई भी केमिस्ट्री जो कार्बन की यूनिक वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म कर सकता हो, बनती हो, उनकी केमिस्ट्री को डिस्कस करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स पे होता है, लेकिन जहन में रखें कि इसमें हमारे पास एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। इनको हम ऑर्गेनिक कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये सब के सब कार्बन बेस्ड हैं, लेकिन इनमें से किसी को हम ऑर्गेनिक नहीं कंसिडर करते। इन सब को हम इनऑर्गेनिक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इनसे हट के बाकी जितना कुछ होगा वो हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कार्बन के लिए कोवलेंट बॉन्डिंग के कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं ये हैं। नंबर वन, कार्बन लॉन्ग चेन्स बना सकता है। दीज चेन्स आर बेस्ड ऑन बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। मींस कार्बन कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इजीली एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। ये अपने आप को रिंग्स में भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, रिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट। इससे ज्यादा हम रिंग्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ाते इस वक्त, ठीक। रिंग्स में मोस्ट फेमस बेंजीन रिंग है, ठीक है। बस इतनी ही लिमिट तक हमने आईजीसीएसई में इसे करना है। नेक्स्ट अप हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर उसने शो किया हुआ है ताकि दिखा सके कोवलेंट बॉन्डिंग कार्बन बेस कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक में। इसके अलावा उसने शो किए हुए डिफरेंट फॉर्म्स के कार्बन किस तरह से लॉन्ग चेन्स बनाता है, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे बेस करने वाले, या डबल बॉन्ड्स किस तरह से फॉर्म हो सकते हैं, या एक ही स्ट्रक्चर में मल्टीपल चेन्स लाइक इन लॉन्ग चेन फैट मॉलिक्यूल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया, ठीक है। वी स्टार्ट ऑफ विद द वेरी डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जहां पर भी कोई थर्ड एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजेंस, सल्फर, फास्फोरस कुछ भी ऐड हो जाएगा वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहेंगे। रिमेंबर, हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में हम सिर्फ तीन फैमिलीज रखते हैं, दैट इज अल्केन्स, ठीक है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। आपके लेवल पे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सिर्फ यही वाले हैं। इनफैक्ट इससे आगे जाके भी हमारे पास ज्यादातर टाइम तक हम इन्हीं को स्टडी करते रहते हैं। अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन है जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे प्लेस करते हैं। अल्कीन्स में एटलीस्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक जरूर मौजूद होता है, और अल्काइंस में एटलीस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी एक जरूर मौजूद होता है, ठीक है। और ये बाकी सब का सब इसमें हाइड्रोजन होगा। चेन में कितने ही कार्बन क्यों ना हो, बाकी वैलेंसी फिल करने के लिए हाइड्रोजन होगा। जैसे इसमें वैलेंसी फिल करने के लिए हम हर कार्बन को 3 हाइड्रोजन देते हैं। चूंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो वैलेंसी फिल होने के लिए हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हर कार्बन पर 1 हाइड्रोजन आएगा वैलेंसी फिल करने के लिए। सो रिमेंबर कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनमें कम होते चले जाते हैं, ठीक। हमने इसी को एक और तरीके से डिफाइन करने के लिए इसका नाम रखा होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसके बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन से सैचुरेट हुए होते हैं। ये कार्बन तीनों और बॉन्ड बना सकता है, तीनों हाइड्रोजन से बने। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कार्बन सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें कार्बन सिर्फ 1 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इन दोनों कैटेगरीज को फिर हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड मीन्स कि इनके डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम फर्दर ब्रेक करके उसे हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर वो सैचुरेटेड हो जाएगा, वो अल्केन है। सो अल्केन वाहिद सैचुरेटेड टाइप है, अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों अनसैचुरेटेड टाइप है, which simply means कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे पूरा स्ट्रक्चर हो तो वो सैचुरेटेड होगा। अगर पूरे स्ट्रक्चर में एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
किसी और एटम के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या एक भी कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हो, हम उसे अनसैचुरेटेड बुलाएंगे। ठीक, ठीक सर। ये तीनों ही फॉल करते हैं हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। अल्केन्स को हम डिफाइन करते हैं स्टार्ट में। अल्केन्स हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड्स होंगे कार्बन एटम्स के अंदर और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। तो ये बताना बहुत आसान हो जाता है फिर हमारे लिए कि अगर हम अल्केन्स की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अगर हम अल्कीन्स की बात करें, अब चूंकि जनरल फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है तो मैं एक ही दफा सारे बता देता हूँ, ये आसान रहेगा तीनों को कंपैरिजन में याद रखना। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हैं, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे हैं एज वी जस्ट डिस्कस। ये CnH2n+2 होगा, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ये CnH2n होगा, +2 का खत्म हो गया सिंबल, और ये CnH2n-2 होगा। अगर आप इन तीनों को इकट्ठा लिखें तो इन तीनों को याद करना काफी आसान है। इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन है 2n+2 है। इसमें हाइड्रोजन एग्जैक्टली कार्बन से डबल होते हैं तो 2n है, और इसमें डबल से भी कम होता है तो 2n-2 है। ठीक है, याद रखिए कि इन दोनों कैटेगरीज को हमने अनसैचुरेटेड कहा था और ये वो एक वाहिद कैटेगरी थी जिसे हम सैचुरेटेड कह रहे थे। ठीक सर। तो इस तरह से सबके जनरल फॉर्मूला एक ही साथ हो जाते हैं। इस तरह ये भी कंफर्म हो जाता है कि अगर आप अल्केन्स को सैचुरेटेड के सिंगल बॉन्ड्स पर डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो अल्कीन्स की डेफिनेशन अनसैचुरेटेड और एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगी। अल्काइन की डेफिनेशन भी अनसैचुरेटेड और एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी। अल्केन को हम CnH2n से बता रहे हैं तो अल्कीन को CnH2n+2 से बता रहे हैं, तो अल्कीन को हम CnH2n और अल्काइंस को हम CnH2n-2 से बता सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास तीनों हाइड्रोकार्बन्स अपनी बेसिक डेफिनेशन में पूरे हो जाते हैं। इससे पहले कि कुछ भी आगे डिस्कस करें, उसने कुछ बेसिक्स डिस्कस की हुई हैं। मसलन हम इनके नेम्स प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पर रखते हैं, सही। जैसे एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स होती है मेथ और इन अल्केन को शो करता है। इसी तरह एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब प्रीफिक्सेस हैं फॉर वन कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, इसलिए उसने बताई भी हुई। इन अल्केन्स को शो करता है, तो यूं हम इनकी नेमिंग करते हैं। इनके फॉर्मूलाज के लिए आपको कुछ बेसिक्स बतानी चाहिए। ये जनरल फॉर्मूला है, ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला उसका स्ट्रक्चर शो करेगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम उसको भी कहते हैं जो आपको बॉन्ड्स और एटम्स पूरे शो करता है। इन्होंने ये भी बताया हुआ कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, फोर्सेस हमारे पास दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक को हम इंट्रामॉलिक्यूलर कहते हैं, ठीक है, और एक को हम इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक सर। इंट्रामॉलिक्यूलर वो हैं जो आपने अच्छी खासी डिटेल में पढ़ी होती हैं, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इनसाइड अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, और इसी तरह से इसके लिए टर्म यूज करते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स। वो इनसाइड अ मॉलिक्यूल है, ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक, तो हम फॉर एग्जांपल शो करते हैं कि मीथेन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो कार्बन के होते हैं, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं 4 होते हैं और 4 के 4 हाइड्रोजन के साथ होते हैं। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग से समझ आ जाता है। इस पर चैप्टर नंबर 3 है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, ये सब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस थे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली आपने पढ़ी ही नहीं है, वो हम इस लेवल पे नहीं पढ़ाते। वो लेवल्स का एक्चुअली सिलेबस नहीं है, वो ए लेवल्स का सिलेबस है। बहरहाल हम जरूर इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर दो लाइंस बता देते हैं कि दो मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं। एक ये मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, एक ये मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4। इनके जो दरमियान में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, किसी भी तरह की अट्रैक्टिव फोर्स होगी, हम उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। इस तरह लेट्स से हमारे पास ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी, ठीक है, उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। तो ये उसकी एक और टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे जो वीक टाइप होती है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स में एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, ठीक हम सर। सिर्फ इस लेवल तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बेसिक आइडिया कि ये वीक फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, एक लाइन में उसने बता दिया, उसने कुछ डिस्कस नहीं किया। और ये कि ये वेंडरवॉल फोर्सेस कहलाती हैं हाइड्रोकार्बन्स के लिए, दैट्स अबाउट इट। उसने सिर्फ इतना बताया कि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ बढ़ेगी, इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब ये सारा कुछ यहाँ पर बताने का पर्पस क्या है? ये सारा कुछ यहाँ पर बताने का पर्पस ये है कि आपको ये बात समझाई जा सके कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं इन मेंबर्स ऑफ द सीरीज के, या मेल्टिंग पॉइंट्स हैं या डेंसिटी है, वो ग्रेजुअली चेंज करती है। फर्स्ट 4 मेंबर्स इन सीरीज में गैसेस हैं, जैसे कि इसने यहाँ बताया भी हुआ है। C5 से C16 तक हमारे पास लिक्विड्स हैं, और अल्केन फैमिली में जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें 17 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, वो सॉलिड्स हैं। ठीक है, शुरू में वैक्सी सॉलिड्स आते हैं और बाद में हार्ड सॉलिड्स आते हैं। तो एक्चुअली हमारे पास ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता चेन की लेंथ बड़े होने से स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं, तो आपके पास स्टेट ऑफ मैटर या फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर बदलती चली जाती है। शुरू में वो गैस है, फिर वो लिक्विड हो गया, फिर वो सॉफ्ट या वैक्सी सॉलिड्स हो गए, और फाइनली वो हार्ड सॉलिड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास स्टेट, फिजिकल स्टेट, रूम टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास चेन में कार्बन आता है और उसकी लेंथ बढ़ रही है, उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने, जिन्हें हमने सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वेंडरवॉल फोर्सेस कहा है। और वेंडरवॉल ऐसे लिखना है, VAN is small, DER is small, this W is capital with apostrophe S in such a way that S is written first and apostrophe is put after is the correct way to write it. ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि बुक में V गलती से छोटा कर दिया, हम V कैपिटल डाल देंगे, मार्किंग स्कीम में लिखा होता है, ऐसे ना करें। However, इस लेवल पे वो थोड़ा सा ईज लीनियंसी देते हैं, वो कहते हैं कि इसके मार्क्स पे शक कट ना करें IGCSE स्टूडेंट के लिए। ये लेवल्स में कट होते हैं इसके नंबर, वीक बड़ा कर देने के नंबर काट लेते हैं। ठीक है, सो मूविंग ठीक सर। फॉरवर्ड, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है। जी बता सर आपने कहा था सर C17 से बने शुरू होते हैं वैक्सी सॉलिड्स। जी, ये हमारे पास लास्ट लाइन है। C17 से ऊपर जितने कार्बन एटम्स हैं वो वैक्सी सॉलिड्स हैं, बट दिस ठीक गोज सर। एज हाई एज 23 और 26। उसके बाद ऐसे आइसोमर्स शुरू हो जाते हैं जिनमें हार्ड सॉलिड्स आते हैं, वैक्सी नहीं होते। 28 से ठीक ऊपर सर। सारे के सारे आइसोमर्स हार्ड सॉलिड्स होते हैं, कोई वैक्सी और कोई हार्ड का मिक्सचर नहीं होता। ठीक, ओके सर। लेकिन हमारी बुक में 17 से ऊपर का है काफी, तो हमारे लिए इतना बहुत है, यू वोंट नीड एनी एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक्चुअली में अल्केन्स जब हम निकालते हैं, जब हम पेट्रोल निकाल रहे होते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे अल्केन्स हमारे पास निकलते हैं, या कोल के साथ हमारे पास बहुत सारे अल्केन्स निकलते हैं। तो ये जो कैंडल वैक्स है, दिस इज एक्चुअली एन अल्केन, दिस इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी अल्केन्स इन बिटवीन C17 एंड C23। वही हम वैक्स के तौर पर भी, कैंडल वैक्स के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। उसी में जो हमारे पास कॉमनली मार्केट में कैंडल्स मिलती हैं वो वैक्स यूज हुई होती है, इसलिए हम इन्हें पुट अप ही वैक्सी सॉलिड करते हैं, क्योंकि ये सारा आइडिया और ये सारे नेम्स वहीं से आते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल रेशियो ऑफ एटम्स शो करता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स शो करेगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम फिर कंडेंस कर सकते हैं, और ऐसा कर सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को स्किप करके डायरेक्टली सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को शो कर दे फॉर अ स्ट्रक्चर लाइक ईथेन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, अगर ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स हैं तो फिर कोई बॉन्ड स्किप ना करें। अगर उसने सिंपली स्ट्रक्चरल फार्मूला या डिस्प्लेड फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप डिस्प्लेड फार्मूला में पूरा स्ट्रक्चर यानी ऑल द एटम्स और ऑल द बॉन्ड्स दें। Structural formula में it depends upon you whether you want to write the condensed one or an extended one, दोनों में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। Let me say it again, अगर लिखा हुआ all the atoms और all the bonds सब बनाएं, अगर displayed formula लिखा हुआ है तो भी सब बनाएं, अगर structural formula लिखा हुआ है तो ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो इसको CH3 CH3 कर दें, और चाहें तो इस तरह से 2 कार्बन शो करके
उसके तमाम बॉन्ड्स और तमाम एटम्स शो कर दें। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो वर्ड होता है जिसमें आपके पास ऑप्शन आ जाती है। ठीक ठीक सर। आगे चलते हैं। ये उनके स्ट्रक्चर्स हैं, शो किए हुए बेसिक्स। ठीक है, याद रखिएगा, अब बेशक आपकी बुक 6 तक बताती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेप्ट 7 को, ऑक्ट 8 को, नॉन 9 को और डेक 10 को शो करता है, ताकि आप कार्बन 10 तक जा सकते हो स्ट्रक्चर्स में। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, but that's good if you know, so that if a question consists of it, you would understand what they are talking about. क्योंकि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि इससे ऊपर के स्ट्रक्चर्स ये आपसे ड्रॉ नहीं कराएंगे, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे नहीं आ सकते। तो ऊपर के बताना इसलिए जरूरी होते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आए। मैं बुक की तरतीब से चल रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इसमें फर्दर केमिकल रिएक्शंस भी यहीं से शुरू हो जाते हैं, तो मैं इसे बुक की ही तरतीब से समझाई जा रहा हूँ। बर्निंग अल्केन्स, अल्केन्स को हम अच्छे फ्यूल्स कहते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी और कॉस्ट जो है कंट्रोलेबल है काफी हद तक, और हम इन्हें गुड सप्लाई ऑफ एयर में बर्न कर सकते हैं टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। व्हेन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस इज कंप्लीट कंबस्शन। द इक्वेशंस आर कॉमनली कंसीडर्ड इन क्वेश्चन फॉर बैलेंसिंग और फॉर कंप्लीशन। मीथेन नेचुरल गैस का पार्ट है। प्रोपेन, ब्यूटेन हम एलपीजी के पार्ट के तौर पे या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के तौर पे कंसिडर करते हैं। इन्हें हम लिक्विड अंडर प्रेशर के तौर पे रखते हैं, लेकिन ये बहुत इजीली वेपराइज कर जाते हैं जैसे हम इन्हें रिलीज करते हैं। सिलेंडर्स ब्यूटेन गैस के कॉमनली यूज होते हैं। दीज आर ऑल द यूजेस पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, बट वी कंसिडर देम इजियर क्वेश्चंस। यहाँ पर हम इसे कंक्लूड करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज मींस अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that have the same general formula, जैसे alkanes में CnH2n+2 था, similar chemical properties. Remember, you can't use the word same chemical properties. यहाँ पर अगर आप chemical properties के साथ same लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. After 2018, they started cutting marks for it. So similar, because the chemical properties are somewhat similar, same, not exactly same. So we can't use the word same anymore. They show a gradual increase in physical properties such as melting or boiling point. तो आप यहाँ पर similar physical properties भी covered भी नहीं यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चेंज कर रहे होते हैं। Last but not least, they have the same function group. वो यहाँ पर mention नहीं है, वो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर ऐड कर लें कि same functional group इसका next point हो जाएगा। क्योंकि बेशक अल्केन्स के केस में हमारे पास ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन इससे जैसे ही हम अल्कीन्स पे आते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाते हैं, डिफाइन करते हैं, और ऑफ कोर्स होमोलोगस सीरीज एक जैसा फंक्शनल ग्रुप रखती है। मतलब सारे अल्कीन्स में फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सारे अल्काइंस में फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, सारे के सारे अल्कोहल्स में आपके पास फंक्शनल ग्रुप उसका OH पार्ट होता है जो हर अल्कोहल का बेसिक होता है। सो दैट्स आल्सो a kind of point for homologous series, ठीक, similar functional group। इसके भी केमिकल रिएक्शंस और हैं, लेकिन वो आगे चल के बताएंगे। तो हम अल्कीन्स पे आते हैं। अल्कीन्स जैसे मैंने बताया था 3 चीजें लिखते हैं, अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटलीस्ट 1 एंड CnH2n, अल्कीन्स डिफाइन हो जाते हैं, ठीक है। उसने शो किया हुआ कि हमारे पास डबल बॉन्ड किस तरह से आता है, शेयर्ड पेयर्स में, और एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना, बाकी सारी चेन का सैचुरेटेड होना भी अल्कीन ही है। आप नोटिस करें प्रोपीन और ब्यूटीन में हमारे पास एक एक ही डबल बॉन्ड है और बाकी पूरी चेन सैचुरेटेड है। दैट्स फाइन, वी विल स्टिल कॉल इट एन अल्कीन, ठीक है। Again, in the same way, the boiling point, melting point, or the density would increase down the group. The physical state would start as gases, they'll move on to liquids, and then waxy solids and hard solids, as soon as we keep on increasing the number of carbon atoms in the chain. The prefixes work the same. The suffix changed to -ene in case of alkenes. They also burn similarly and give carbon dioxide and water in a sufficient supply of air. Double bond जब फॉर्म होता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। सो हमारे पास डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की निस्बत ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि हमारे पास बहुत छोटे या ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेस में, इसमें से एक पेज पीछे जाऊंगा, सिमिलर स्पेस में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं।
this is a higher density of electrons in a smaller space, so it can always be attracted by anything positive, positively charged or deficient of electron. तो हमारे पास ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से हम बहुत रिएक्टिव इसे शो करेंगे और उसी की वजह से हम इसके अंदर एडिशन रिएक्शन करने के काबिल भी होंगे। एडिशन रिएक्शन ये है कि आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दें ओपन, ठीक है, उसे सिंगल में कन्वर्ट कर लें और उसके ऊपर कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दें। दीज आर एडिशन रिएक्शंस। उनमें से एक हमारे पास केमिकल टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज होता है। दिस इज द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन एल्कीन्स। ब्रोमीन हमारे पास ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, ये अल्केन्स के साथ ये वाला रिएक्शन नहीं करता, सो ऑरेंज ब्राउन स्टेज ऑरेंज ब्राउन, but it becomes colorless as soon as an alkene is added. It would also go colorless for an alkyne. Keep that in mind. Okay? So it's an orange brown solution and it forms an organic compound, a halogenated one, which is colorless when it reacts with the alkene. ठीक है? इस केस में हम अमूमन यही कहते हैं, यही लाइंस, यही वर्ड्स यूज करते हैं, that the double bond breaks open. ठीक है? So आपके पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो आपके पास ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा and hence the carbons would be able to form 3 bonds each. और उसी वजह से हमने जहाँ पर जो भी हाइड्रोजन यूज किए हुए थे, apart from those hydrogens will have bromine molecule added in such a way that each bromine atom would go for one doubly bonded carbon. एक ब्रोमीन को एक doubly bonded carbon पर, दूसरे ब्रोमीन को दूसरा doubly bonded carbon पर लगा दें। ये एडिशन रिएक्शन को सॉल्व करने का तरीका है। अगर आप ब्रोमीन नहीं कर रहे, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं तो दोनों का कार्बन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। वाटर यूज कर रहे हैं तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन, एक पे OH आ जाएगा। इस तरह से तमाम एडिशन रिएक्शंस किए जा सकते हैं सॉल्व, जो भी चीज को ऐड करवाना चाहें। ठीक, लेट्स से एग्जाम में वो इसके अंदर ब्रोमीन नहीं कोई और हेलोजन ऐड करवा देते हैं और उसे कहते हैं कि वो सिमिलरली वर्क करता है ब्रोमीन की तरह, then you should understand that we are just supposed to change this halogen, the rest of the stuff would work the same. ठीक, ब्रोमीन के इस एक्शन को हम ब्रोमिनेशन भी कह सकते हैं। जी, आप कुछ पूछने लगे थे? यस सर। सर जब कोई भी हाइड्रोजन इसकी जगह जैसे क्लोरीन लगाते हैं वो सेम होगा? हाँ, सेम होगा, जस्ट सिंपली रिप्लेस इट विद क्लोरीन, दैट्स अबाउट इट। और सर उसको क्लोरीन क्लोरीन की उसकी वो ग्रीन वो भी कलरलेस हो जाएगी? हाँ, ऑफ कोर्स। हमारे पास क्लोरीन के या ब्रोमीन के सॉल्यूशंस या आयोडीन के सॉल्यूशंस डिफरेंट कलर्स में होते हैं। मतलब ब्रोमीन ऑरेंज ब्राउन सॉल्यूशन दे रहा होता है तो क्लोरीन हमारे पास इस तरह का नहीं। क्लोरीन का सॉल्यूशन इतना पेल सा होता है कि वो पता ही नहीं चल रहा होता कि वो कलरलेस है या वो पेल ग्रीन है, क्योंकि क्लोरीन का कलर बहुत पेल होता है। बट क्लोरीन वाटर हैज इट्स ओन वेज ऑफ चेकिंग। क्लोरीन वाटर एसिडिक होता है, आप उसे किसी भी पीएच पेपर से चेक कर सकते हैं। ठीक सर। ब्रोमीन के सॉल्यूशन को हम यूजुअली ब्रोमीन वाटर कहते हैं, जिसकी वजह से इस टेस्ट का नाम भी ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है। उसी तरह हमारे पास जो क्लोरीन का सॉल्यूशन होगा उसे हम क्लोरीन वाटर कहेंगे। ठीक है, ऑल्दो मैं इसे ब्रोमिनेशन भी बता रहा हूँ एज अ टाइप ऑफ रिएक्शन, but this is known as a bromine water test because it's a specific test for unsaturation. We always prefer it to check whether a substance is unsaturated or saturated. If it's positive, ठीक है, the substance is saturated and consists of at least one carbon-carbon double or carbon-carbon triple bond. If it's negative, the entire structure is based on saturation, and we can safely say that it's carbon-carbon single bonds, the entire structure. ठीक सर। ठीक है, so सिर्फ यही नहीं, unsaturation के लिए एक और भी टेस्ट है, वो हमारे पास ये नेक्स्ट दिया हुआ है उसने। ठीक है, और वो है हमारे पास कि हम acidified dilute solution potassium manganate 7, which is also commonly known as KMNO4 test as per its formula। ठीक है, तो ये पर्पल से कलरलेस हो जाता है। ठीक है, अगेन इसके लिए कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो दोनों केसेस में हमारे पास कलर्ड टू डीकलराइजेशन और कलरलेस, चाहे वो KMNO4 टेस्ट हो या ब्रोमीन वाटर टेस्ट हो, दोनों केसेस में ऐसे ही होगा। ठीक है, अगेन कुछ नहीं करेगा। Alright, let's move forward.
टाइम हो गया है, मेरा ख्याल है कि फिर ये बंद हो जाएगा, तो हम आज यहीं तक ही करते हैं, मतलब आज नहीं अभी यहीं तक करते हैं, एंड कम बैक आफ्टर 4 minutes